नमस्कार रेल साथियों, आप देख रहे हैं बी आर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं CNW का मैकेनिकल का कैरीज एंड वैगन का 25% LDC कोटे का जेई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अपने पार्ट फर्स्ट में 1 से 50 तक सॉल्व कर लिए हैं और पार्ट 2 के अंदर 51 से 90 तक अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये आज इसका समापन है 91 में से 110 तक। ये आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 91 है। इसको हम देख लेते हैं। सोल्व इट, हल करें तो यहां कर लेते हैं 1.0010, फिर इसमें प्लस है 11.110, तो 11.110 इनको जोड़ने पर आता है आपका 0.1121 आता है। फिर जो दूसरा पार्ट है वो -0.001 इंटू 10 है, तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो 1 0 0 पॉइंट 1 से 1 0 0 पॉइंट 0। इस हिसाब से ये 0 1 0 0 0, तो यहाँ 3 छोड़ के हैं, तो अपन भी यहाँ 3 छोड़ के लगा देंगे, पॉइंट 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। इस हिसाब से अपन इसको यहाँ रखेंगे 0.001 ये रखेंगे और माइनस करते हैं, तो अपने यहाँ 0 1 0 1.12 आते हैं। तो इसको हम 12.101 तक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में इतना ही दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा 12.1.00। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस हिसाब से अपन यहाँ देखते हैं, इसमें पेपर में सोल्व किया है। 16 हल करे 1/2 प्लस -3/4 प्लस 1/6 -1/3, तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/6 -1/3। यहाँ इनका लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 2 से 6 प्लस यहाँ 4 3 12 3 3 9 प्लस, और ये 6 दूनी 12 2, और माइनस का चिन्ह है यहाँ माइनस है, तो 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपके 17 बढ़ते हैं, 17 में से ये 4 हो जाएंगे, प्लस के हो गए 6 9 15 15 2 17 प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 4 हो जाएंगे, नीचे 12 हो जाएंगे। तो 17 में से 4 जाएंगे तो 13 आ जाएंगे, नीचे 12। तो ये जो आंसर है आपका 13/12, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी हिसाब से हम 93 पे आते हैं, वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CCL, the female single male railway servant shall be paid of the salary if he has availed 366 days CCL already। CCL की अवधि के दौरान महिला अकेले पुरुष रेल सेवक का वेतन का कितना भुगतान किया जाएगा यदि पहले ही उसे 366 दिनों का CCL प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, यहाँ सवाल ये है कि यहाँ CCL का मतलब होता है आपके चाइल्ड केयर लीव।
चाइल्ड केयर लीव, और ये 730 दिनों की आपके मिलती है। ये आपको 730 दिनों की मिलती है। और सात सौ तीस दिनों की मिलती है, और ये आपके मिनिमम 5 दिन की ली जा सकती है, साल में 3 बार। ये भी आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो यहाँ जब ये फर्स्ट बार की जाएगी 365 के लिए, तो ये 100% की जाएगी, और दूसरी बार जब ये ली जाएगी 365 के लिए, तो ये 80% का भुगतान किया जाएगा। पहले 365 दिन एक वर्ष के लिए 100%, और दूसरे वर्ष के लिए 365 80%। तो यहाँ ये यही पूछ रहा है, वेतन का 80% भुगतान किया जाएगा यदि उसने पहले 364 दिनों का सीसीएल प्राप्त कर लिया है तो। ये यहाँ ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ जो आंसर बनेगा आपका वो 80% बनेगा। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो ये भी है कि ये मिनिमम 5 डेज के लिए जा सकती है, और ये आपके साल में 3 बार, मैक्सिमम 3 बार इसको लिया जा सकता है। अब चाइल्ड केयर लीव है जो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक ये ली जा सकती है, और मिनिमम इसको 5 डेज लिया जा सकता है, साल में इसको 3 बार लिया जा सकता है। ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चाइल्ड केयर लीव में नॉट बी गारंटेड फॉर मोर देन स्पेल्स इन ये कैलेंडर ईयर्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया 3 बार इसको लिया जा सकता है, तो 3 बार ये यहाँ ऑप्शन सी में है। चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर्स में 3 से अधिक बार नहीं दी जा सकती है, और मिनिमम ये आपके 5 डेज होती है। ये भी आप ध्यान रखें। टोटल ये 730 डेज की मिलती है, और ये बच्चा जब तक वयस्क नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक आप ये उसकी देखभाल के लिए ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, हु इज competent authority to sign the notice of imposition of penalty after orders of DA dearness allowance। डीए के आदेश के बाद जुर्माना लगाने की सूचना हेतु हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। तो यहाँ जो 95 में ए आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित प्रश्न है, और स्टैंडर्ड फॉर्म लगभग आपको सभी को याद होंगे। यहाँ पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स इज बी यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। तो जैसे ही डीम्ड सस्पेंशन आता है अंग्रेजी में, आप समझ जाओ SF2। SF2 SF1 होता है जो निलंबन के लिए होता है, SF3 होता है जो निर्वापत्तों की स्वीकृति के लिए होता है, और SF4 होता है जो निलंबन से बहाली के लिए होता है। तो मैंने आपको ये चारों बता दिया है। SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए, SF1 निलंबन के लिए, SF3 निर्वापत्तों की स्वीकृति के लिए, और SF4 होता है आपके निलंबन से बहाली के लिए। तो ये चारों बता दिए। चलिए 97 में चलते हैं। यहाँ आंसर आपका ऑप्शन बी SF2 हो जाएगा डीम्ड सस्पेंशन के लिए। 97 है, when ये रेलवे एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड, द सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज व्हाट। जब एक रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाता है और एक माइनर पेनल्टी लगाया जाता है, तो निलंबन अवधि को क्या माना जा सकता है? तो उसको ड्यूटी माना जाएगा, उसको ड्यूटी माना जाएगा। आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 98 है, व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन अवेलेबल ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। एक कर्मचारी निलंबन के दौरान किस तरह की छुट्टी ले सकता है?
तो निलंबन के दौरान किस प्रकार की छुट्टी ले सकता है? एलएपी नहीं ले सकता, एचएलएपी नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये नहीं ले सकता, नैन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। निलंबन के दौरान उसको छुट्टियां मिलती ही नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। इसके लिए उसे हेडक्वार्टर से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो छुट्टियां लेकर के जांच में फेरबदल कर सकता है या उसमें फेरबदल करवा सकता है, तो उसको छुट्टियां अलाउ नहीं होती हैं। हाँ, उसको इमरजेंसी के लिए हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, ये ध्यान रखें। तो 98 में आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 है, विच सिटी हैज 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स? तो ऐसा कौन सा मुख्यालय है जिसके 3 हेडक्वार्टर्स हैं? तो जो आपका मुंबई है, इसका 2 है, एक तो CR है, एक WR है। तो ये तो मुंबई के तो हो गए 2। नई दिल्ली का एक ही है और सिकंदराबाद का भी एक ही है। तो यहाँ जो कोलकाता है उसका 3 है, वो एक तो आपका ER है, ईस्टर्न रेलवे, एक SER है, साउथ ईस्ट रेलवे, और एक आपका मेट्रो है, एक आपका मेट्रो है। तो ये 3 आपके कोलकाता के हैं, 3 जो मुख्यालय हैं वो कोलकाता के हैं। तो ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट? तो ये जो IRC है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, यानी कि I से इंडियन, R से रेलवे, C से कॉन्फ्रेंस और A से एसोसिएशन। तो ये पूछ रहा है कहाँ लोकेटेड है, आपको IRCA की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो आपके स्थित है वो नई दिल्ली में था। IRCA नई दिल्ली में स्थित है, ये आपके न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वो है बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। और जब 1950 में जब मूल संविधान लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था तो 1950 में मूलतः 14 भाषाएं थी। फिर एक भाषा आपके 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो कि आपका 21वां संविधान संशोधन था। फिर 3 भाषाएं आपके 1992 में जोड़ी गई, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी, वो 71वें संविधान संशोधन के तहत थी। फिर 4 भाषाएं आपके 2003 में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, और वो आपका 92वां संविधान संशोधन था। तो इस प्रकार से ये वर्तमान में अब 14, 1, 15, 15, 3, 18, 18 और 4 22 भाषाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये 22 भाषाएं करेक्ट हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 है वो आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था। 10 मई 1963 को ये पारित हुआ, और इसके ठीक 4 साल बाद, 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ। और इसकी जो धारा 3(3) है वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो आंसर है आपका वो ए बनेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो वो 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में आपके 9 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा।
राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी के अनुसार क, ख व ग, और अंग्रेजी के अनुसार ABC रीजन। अंग्रेजी के अनुसार ABC रीजन। तो ये ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? तो वो है आपका नियम 5। इसके तहत क्या होता है कि हिंदी में जो प्राप्त पत्र हैं उनके उत्तर हिंदी में ही देना पड़ता है। तो ये आपके जो रूल नंबर है वो 5 में है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 107 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये मैंने ट्रिक बता रखी है, यदि आपने मेरे राजभाषा की वीडियो देखे होंगे तो पंगु चंद्र मदान की ट्रिक है, उसके अनुसार ये ख क्षेत्र में आते हैं। आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आ जाएगा। दादरा नगर एवं दमन द्वीप समूह ख क्षेत्र में आ जाएगा। लक्षद्वीप ग क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा 107 में वो बी होगा और होगा ख क्षेत्र इसमें आएगा। किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? तो वो आपके नियम 10 में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपके GM महोदय होते हैं, महाप्रबंधक GM महोदय। और रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक पुरस्कार की राशि क्या है? तो ये आपके 8,000 रुपए है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये था साथियों आपका JEE का पेपर, और जिसको हम अपने को BR क्लासेस को शेयर कहता श्री संजय कुमार मीणा जी ने। तो मीणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पेपर आज इसका समापन हो गया है। इसके पार्ट 3 पार्ट में हमने इसको बनाया है। फर्स्ट पार्ट इसका 1 से 50 था और सेकंड पार्ट इसका आपके 51 से 90 था और थर्ड पार्ट इसका है जो आपके 91 से 110 है। एक प्रश्न मैंने जो एक्सप्लेन में बताया था उसको आप संशोधन कर लेना। जो LHB का जो नया पहिया होता है, न्यू व्हील होता है, वो 915 mm का होता है और उसको जो कंडमिंग साइज है वो उसकी 855 है mm है। कंडमिंग साइज है जो 855 है। पहले ये 845 थी, अब इसको 855 कर दिया गया है। फिर भी यदि आपको ऑप्शन में 855 नहीं मिलता है तो आप 845 लगाइएगा। और इसका जो 100 पीसू साइज है वो 862 mm है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये HLHV से रिलेटेड प्रश्न था। चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।